बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल, मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात और इस्लामाबाद के ग्रीन एरिया से इंक्रोचमेंट्स के हटाने पर बातचीत हुई। और वज़ीर-ए-आज़म का जो ये इक़दाम वो भी काबिल सताइश है। 23 पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों में अपनी सज़ा काट रहे थे, वो वतन आज उनकी वापसी हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पर्सनल इंटरवेंशन पे। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, मीडिया में किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया, सबसे पहले तो उन्होंने वेलकम किया कायदे इज़्ज़त शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था एक अपने इंटरव्यू में कि माजी की तलखियाँ बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो एक ऐसा एजेंडा है जिस पर हुकूमत ने 49 मुजवज़ा तरमीम पेश की हैं, जिसमें EVM और समुंदर पार पाकिस्तानियों को हक़ राय दही देना कलीदी अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर अपोजिशन इन नुकात पर मोतरज़ हैं तो अपनी मुतबादिल तजवीज़ लेकर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन होता है, चाहे वो अभी रिसेंटली आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, फिर सियालकोट का बाई इलेक्शन, तो जो जमात हारी है वो मुबैना धांधली के इल्ज़ामात आयद करती है। तो उन्होंने कहा कि इन इल्ज़ामात के सदेबाब या इसको ज़ायल करने के लिए एक तो ज़ाहिर बता तरीक़ाकार आइन में दर्ज है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें या जो फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन अगर सिस्टम ऐसे बना दिया जाए जिस पर शकूक व शुबात ना हो तो उससे ये मामला जो है वो तय हो सकता है। जहाँ तक मौशी इशारियों का ताल्लुक है, फवाद चौधरी साहब का कहना था कि मुल्क में इन्फ्लेशन अफरात ज़र 7.4% है। अलबत्ता करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हो रहा है चूँकि इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, $1.9 बिलियन हुई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको $20 अरब का जो 2018 में खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट का, उससे कंपेयर किया जाए तो कम है। अलबत्ता लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 14% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस सियाको सबा के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कशन करेंगे। जो दो नुमाइंदा शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू हैं, उनके तारुफ में आपसे करा देता हूँ। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया ओन भाई कि आपने वक्त दिया। शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट है, अपना शो करते हैं आज टेलीविजन पर। शौकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ओन अब्बास साहब, मैं आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि जो भी इलेक्शन था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस आना है और ज़िमनी इंतखाब भी होने हैं, तो इसकी सेटलमेंट के लिए कोई इंतखाबी इस्लाहात पर अब मामलात को आगे बढ़ाया जाए। आज वैसे तो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि सेनेट में भी ये मामला, आप चूँकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, वहाँ पर ज़ेर बहस है और स्पीकर की सतह पर कौमी असम्बली पर भी बातचीत हो रही है। हतमी पेशरफ चाहिए क्योंकि AJ के इलेक्शन हों, उसमें मैं आगे चल के भी बात करनी है, या सियालकोट का अपोजिशन जो हारी है वो कहते हैं धांधली होगी हमारे साथ। बिस्मिल्लाह। देखें अनवर साहब कि अगर आप टोटल ट्रेंड देखें पिछले कोई 8 या 10 महीनों का, तो 11 के करीब बाई इलेक्शंस हुए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ और AJ का इलेक्शन हुआ। एक ट्रेंड देखिए, इस इलेक्शन में हमें कामयाबी भी हुई और हमने लूज़ भी किया। ये नहीं कि हम सारे इलेक्शन जीते, बाई इलेक्शन बाय एंड लार्ज हम हारते रह गए। और मेजॉरिटी 3 इलेक्शंस को अगर आप देखें, एक डस का, एक नौशहरा का और तीसरा NA-249, तीनों इलेक्शन ऐसे थे कि जिसमें 2 सीटें हमारी विनिंग थी और एक हमारी सीट थी, वो तो नून लीग की डस्का वाली सीट थी। तीनों सीटें हारने के बाद आपने किसी जगह पे किसी PTI को, ये शख्स को ये कहते नहीं सुना होगा कि रेगिंग हुई है। हमने कहा ठीक है, सिस्टम है, लोगों की चॉइस है, इट्स अ चॉइस ऑफ वोट, जिसको वोट दिया हमने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। लेकिन हम रीट्रेट करते रह गए, खासतौर पे NA-249 के बाद, कि ये टाइम है इन चीज़ों को एड्रेस करने का, वरना 1970 से लेकर अब तक हर इलेक्शन के ऊपर लोगों ने उंगलियां एतराज़ है, लेकिन अपोजिशन इस मामले के ऊपर कभी डिस्कस नहीं किया अनटिल अनलेस जब तक AJ का इलेक्शन वो हारे नहीं और फिर सियालकोट में नून लीग को शिकस्त नहीं है। उस वजह यह कि जब कोई जीत जाता है तो वो समझता है कि ये सिस्टम से बेहतरीन है, और जब वो हार जाता है वो सिस्टम पे उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है, हार या जीत दोनों सूरतों में आज हम AJ के जीत के आए बैठे, आज हम सियालकोट जीत के आए बैठे। हम तब भी कह रहे हैं कि ये टाइम है इलेक्शन इस्लाहात करने का, ताकि 2 साल बाद जो जनरल इलेक्शन है, जिसने मुल्क की तारीख को एक रोड मैप देना, एक लाइन देना, उस पर कम से कम कोई हाथ उंगलियां खड़ी ना कर सके। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है जी, इट्स टाइम टू मूव ऑन, बात बढ़ाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब फवाद भाई ने कहा कि ठीक है, पहला तरीका ये कि इसी बात के ऊपर बात शुरू कर देते हैं। अब 49 के करीब टोटल इस्लाहात है, उसमें से 2 हैं जिनके उन्होंने 12 डिस्कस किए, EVM और ओवरसीज पाकिस्तान। बाकी जो 47 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी किसी ने डिस्कस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक है कि जी आप ID कार्ड को है उसी को वोटर नंबर कर दें, ताकि ये जो जाली वोट का चक्कर है, जो मेरा ID कार्ड नंबर है वही मेरा वोटर लिस्ट बन जाए, या पोलिंग एजेंट की तादाद बढ़ा दे, या इनके बंदे अपने हों, ताकि इलेक्शन जो कमीशन है उसको थोड़ा सा ना ज़्यादा ऑटोनमस बॉडी बनाया जाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए,
कोई बात करने को तैयार नहीं है और ये इतराज चलते और रहेंगे। साथ में जब आपके जो सेनेट इलेक्शन है उसको भी ओपन उसी को भी आइडेंटिफाइबल हो जाए। हमने वो भी कहा था कि जिस पे, लेकिन बात ये ऑपोजिशन हर चीज के ऊपर एक ऐसा एतराज कर देती है जब से आगे ना वो दरवाजे बंद कर देती है और फिर हमारे रास्ता को। सो एज अ विनिंग पार्टी जो कि इस वक्त हम जीत के खड़े, हम आज फिर ऑफर कर रहे हैं और फौजन यही कहा कि आज के टाइम कर रहे हैं कि आइए आपसे बात कीजिए, हम आपको डिस्कस करते हैं, आपकी रिजर्वेशन को डिस्कस करें और आगे एक मुल्क को एक नई सिमत देते हैं ताकि 2023 का इलेक्शन कम अज कम वो तारीख का इलेक्शन हो, लोग कह सकें कि फ्री एंड फेयर और एक अच्छी नुमाइंदगी वहां पे पहुंचे। पराचा साहब, आपकी क्या राय है? शहबाज शरीफ साहब ने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की थी, अब उन्होंने दोबारा कहा मूव ऑन करें, लेकिन जाहिर बात है वो तो पार्टी के अंदर भी एक इशू चल रहा है कि पीएमएलएन में नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट्स की और उन्होंने इलेक्शन में एजे के इलेक्शंस के हवाले से भी अपने एतराज़ात उठाए। रुकावट क्या आपकी नज़र में? अब तो तमाम जमातें कहती हैं कि जी शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, हर जमात कहेगी, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इलेक्शन में धांधली की बात होती है इसलिए कि धांधली होती है। मसलन 2013 में उसके बाद पीटीआई कहती रही कि धांधली हुई है उस वक्त नून लीग नहीं मानती थी। अब नून लीग या पीपल्स पार्टी कहती है धांधली हुई है, अब पीटीआई नहीं मान रही। धांधली होती है पाकिस्तान में, लेट्स एक्सेप्ट दिस रियलिटी। पाकिस्तान में बिल्कुल सेनेटर साहब ने ज़बरदस्त बात की कि 1970 के बाद हर इलेक्शन डिस्प्यूट का शिकार रहा है। और एज अ जर्नलिस्ट मैं कहूँ 70 के बारे में तो कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी आउटराइट विनर थी और वहां पर तो 70 के बाद की बात हो रही है ना। 70 तक नहीं, इलेक्शन हुआ ही 70 में था, उससे पहले कौन सा इलेक्शन नहीं, मैंने कहा 70 के बाद। 70 के बाद डिस्प्यूट रहा इसलिए कि इलेक्शन में धांधली होती रही। लेट्स एक्सेप्ट दिस एज अ नेशन, लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब आती है दूसरी बात जो आप कह रहे हैं हो क्यों नहीं रहा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शकूक व शुबात का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शकूक व शुबात वहाँ होते हैं जहाँ एतमाद नहीं होता। ये इसलिए नहीं हो रहा कि एतमाद नहीं है, ना हुकूमत को अपोजिशन पे एतमाद है, ना अपोजिशन को हुकूमत पे। इसलिए इन्होंने हुकूमत का मौक़िफ़ दिया, बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। नैब के इस्लाहात पे अपोजिशन लाई थी अपने पॉइंट्स, अपनी सिफारशात, रिकमेंडेशन या प्रपोजल। हुकूमत ने कहा लहरा लहरा के देखो एनआरओ मांग रहे हैं। आज आप वही बात कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है जी सिफारशात दें, कल क्या गारंटी है कि नहीं कहेंगे कि ये एनआरओ मांग रहे हैं जी। ये एतमाद जो बुनियादी चीज़ है वो एतमाद बहाल कौन करता है? हुकूमत किया करती है। बड़ी अच्छी बात है, फवाद चौधरी साहब मसलसल कह रहे हैं, आज नहीं कहा उन्होंने सिर्फ, मैं कब से उनको नोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आए इलेक्शन इस्लाहात पे बैठें। असेंबली में बुलडोज हुआ, मैं एतमाद का आपको एक्सप्लेन करूं। स्पीकर साहब कहते हैं हम कमेटी बना रहे हैं, बड़ा शोर किया, आपने भी सुना होगा, नहीं सुना मैंने यकीनन सुना था। फिर दूसरे दिन एक गैर मुंतखब एडवाइज़र साहब कहने लगे कि नहीं जी वो तो पास हो गया तो हो गया। अब स्पीकर मुंतखब हो के हैं, ये मुंतखब हो के हैं, इनकी अप्रोच, इनकी बात बड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि इन्होंने कल आपको भी, सेनेटर साहब ने आपको भी फेस करना है, मुझे भी फेस करना है। सिमिलरली स्पीकर साहब ने बड़ा, एक रूलिंग होती है ना स्पीकर साहब की बात, उन्होंने कहा कि जी हम चलें, वो सेनेट में आ गया, सेनेट से वो चला गया अब कमेटी के पास। वहाँ पर हुकूमत, मैं फिर कहूँगा स्टेट टेलीविज़न है लेकिन कहूँगा एतमाद हुकूमत बहाल किया करती है, अपोजिशन बहाल नहीं किया करती। आपने वूंड किया है जब आपने लायराए नैब वाली देखे ना, उन्होंने कहा था 1 अरब, उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड, उन्होंने कहा था कि 1 अरब की करप्शन तक। हुकूमत ने जो पहले तरमीम की थी 50 करोड़, क्या 50 करोड़ की थोड़ी करप्शन है कि 1 अरब की ज्यादा है? कौन साहब जी, एतमाद की बहाली, और वो कहते हैं हुकूमत जो है उसको वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना होता है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 2 चीज़ें मैंने जैसे कि कहा कि इलेक्शन अगर हम हार जाएं को उसके बाद किस इस्लाह की बात करें तो हमारी नीयत पे शक किया जा सकता है। हम मुतवातिर आखिरी 2 इलेक्शन की जीतने के बाद ये कह रहे हैं इस्लाहात करनी चाहिए, दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, नैब के हवाले से जो इशू था उसमें ये जो प्राचा साहब ने तो सिर्फ एक पॉइंट रेस किया है, 30-31 के करीब उन्होंने इश्यूज रेस किए थे, जिसमें यह भी था कि नैब की अथॉरिटी को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। अमाउंट तो एक इशू है ना, उसमें यह था कि हाई कोर्ट से उसकी जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसको अंदर नहीं रखा जा सकता, और ऐसा था कि बिल्कुल नैब के जो ना हाथ पांव बाजू तकरीबन काट दिए थे। तो जो हमारा मैनिफेस्टो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी बेस के ऊपर हम 18 में आए हैं और जिसकी बेस पे 23 के इलेक्शन हम दोबारा कंटेस्ट करेंगे, हम उसको अगर ख़त्म कर दें तो फिर लोगों ने हमसे तो
पूछना है। देखिए ना, आपने मैनिफेस्टो लोग को दे के आना था, हमारा मैनिफेस्टो का इनका एहतसाब करना है। अगर नैब खत्म हो जाए तो एहतसाब अब पंजाब पुलिस तो नहीं कर सकती, FIA की अपनी जुरिस्डिक्शन है, एंटी करप्शन अपने लेवल, नैब वाहिद इदारा है जो पॉलिटिकल लोगों को जो किसी पोजीशन पर है उनको इन्वेस्टिगेट करता है। अगर आप उसके हाथ काट दें तो फिर क्या जाएगा। तो हमें अपनी पोजीशनिंग भी देखनी है, इसमें यह कहीं नहीं कि अपने अपनी जात को बेनिफिट दिया। अगर नैब के इख्तियारात कम करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बेनिफिट लेता तो शक पड़ता है, लेकिन अगर नैब के इख्तियारात कम होने से जरदारी साहब को या नवाज शरीफ को फायदा होता है तो अवाम हमसे तो सवाल पूछेगी, ये आप कौन सी गवर्नमेंट में है जिसने आप बिल्कुल काट के रख दिया। सो हमें भी कम अज कम अवाम को जवाब ये तो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो गया। असेंबली में अगर लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाना है उसके लिए अपोजिशन की आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि ये कानून में तरमीम करनी होगी। मेरी पर्सनल राय है कि शायद नून लीग से तो एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आज शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देखिए, मैं अभी अगर ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उनके बयानी में बात करूंगा। इनके भाइयों के जो नैरेटिव है, ये इनकी गुफ्तगू है, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। तो एक गिरबान में और दूसरा घुटनों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अवाम को भी समझ लग गई है। आई डोंट थिंक सो कि इसको सीरियस लेना चाहिए। यस, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे हमारे साथ बात करने को शायद तैयार हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में उनका भी उतना ही नुकसान है जितने बड़े स्टेक हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में अपोजिशन की वाहिद जमात जिसके साथ PTA का कंटेस्ट है वो पीपल्स पार्टी होगी। आप नून लीग को माइनस कर रहे हैं? नहीं, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल, नून लीग से पंजाब में भी, अपर पंजाब में, साउथ पंजाब में नून लीग का बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो उन 11 अजला को निकाल दें, बाकी 25 अजला ऊपर बनते हैं जहां पे हम compete करेंगे नून लीग के साथ। बाकी अदरवाइज कंपटीशन अक्रॉस द बोर्ड पीपल्स पार्टी को हम ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उस रीजनल आप एजे के इलेक्शंस की तादाद के बाद आपने ये कैलकुलेशन किया या पहले से था? जीबी में देख लें, जीबी में दे परफॉर्म वेरी वेल। सो वो परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह कि एक यकसुई तो है जमात के साथ लीडरशिप में। ये प्राची साहब, यकसुई आप समझते हैं PMLN को हर्ट कर रही है कि उनके बयानिए में, ये तो जुबैर साहब ने भी कहा, तर्जुमान है कि कंफ्यूजन से शायद उनका वोटर कंफ्यूज है। जीबी में भी गवर्नमेंट में उनकी थी, थर्ड आए, AJK में भी गवर्नमेंट है, थर्ड आए, और सियालकोट उनका गढ़ था। ये कह रहे हैं कि इनको अब पीपल्स पार्टी एज ऑपोजिशन ज्यादा नजर आ रही है इन इलेक्शन। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आई एग्री टू सेनेटर साहब, ये कहते हैं ना कि वो बैड कॉप गुड कॉप खेल रहे हैं। आप भी समझते हैं बैड कॉप? वो एग्जैक्टली देखे ना, जो डिसीजन है वो तो मियाँ नवाज शरीफ के पास है। मियाँ शहबाज शरीफ ने, आपने खुद कहा, उन्होंने कहा था मिसा के मईशत होना चाहिए, जवाब आया था कि मज़ा के मईशत होगा वो। तो मियाँ शहबाज शरीफ फिर खामोश हो गए थे ना। इसलिए जो फैसला कर रहे हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ ने करना है। वो मियाँ शहबाज शरीफ राय दे सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा जो बात करेंगी राय हो सकती है, शायद खाकान अब्बासी साहब जो बात करें राय हो सकती है, फैसला नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब जो बातें करें वो खाली राय हो सकती है। फैसला जो है वो मैं ज़ाती तौर पे एज अ जर्नलिस्ट समझता हूँ कि वो तो मियाँ नवाज शरीफ। ये जो AJ के इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस थी, मरियम साहिबा के जलसे बड़े थे, वोट नहीं पड़े, सीटें नहीं आई, जीपी में भी इलेक्शन कैंपेन चले, तो आप समझते इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन मजबूत नहीं हुई? नहीं, जब हम ये कहते हैं कि जलसे बड़े थे, इट मीन अपील ज़्यादा थी, तो पहली बात तो ये है कि सीटें क्यों कम आई। देखे ना, GB की, आप, मेरे ज़हन में अभी GB नहीं था, GB में अगर जलसे बड़े थे, आज़ाद कश्मीर में बड़े थे, तो फिर सीटें क्यों कम? पहला तो ये है, इट्स नेवर ट्रांसलेशन ऑफ जलसाज इनटू वोटिंग, ये बात दुरुस्त है, बट जलसा बड़ा होने का मतलब है कि अपील है किसी की ना। अब जिस लीडर के सामने इतना बड़ा जलसा होगा, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट होगा, उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा। लोग सुनने के लिए आए, अपील पे आए ना। अगेन आई से कि नहीं, वो ट्रांसलेशन नहीं है वोट की कि जी जितने बड़े जलसे थे उतने वोट ज़रूरी नहीं पड़े, लेकिन जब किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए तो फिर उन्होंने असर्ट करना होता है। अभी मैसेजिंग हो रही है, जो मियाँ शहबाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं, बार बार मैसेजिंग हो रही है ना। मरियम मैसेजिंग हो रही है? नहीं, मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा था गिलगित में जाके? उन्होंने कहा था कि जी डायलॉग होगा तो उधर होगा। अभी फिर उन्होंने इधर ही कहीं इस्लामाबाद में मेरे ख्याल है कहा था कि जी मज़ाहमत इसलिए तो कर होगी। फिर ये मैसेजिंग है ना सारी, क्योंकि अब आगे वक्त आ रहा है ना, साल रह गए 2 और मेरे हिसाब से साल रह गया 1। आखिरी तो काउंट डाउन होता है, इलेक्शन ईयर होता है। काउंट डाउन भी नहीं होता, वो जोड़ तोड़ होता है कि इन्होंने आपके साथ मिलना है, आपने उधर उनके साथ मिलना है। तो इस 1 साल में जो मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है, मसलन ये सारी पैराफ्रियल चीजें हैं ना, मेन तो वही है ना कि रोटी मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस प्रॉपर मिल रही है। मैं इसी पे आना चाह रहा था सर। 2 साल जो जैसे प्राचा साहब ने कहा, ज़रा बताया, अब आप लोगों के खुद प्राइम मिनिस्टर साहब PM ऑनलाइन था संडे को, और उससे जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा जी आप, उनका फोकस यही है कि किसी तरह महंगाई
को काबू में लाया जाए। और उन्होंने मुख्तलिफ अपने इनिशिएटिव्स भी बताया, पनागाहों की भी बात की, एहसास प्रोग्राम की बात की, नया पाकिस्तान जो 9 अगस्त से प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है उसकी भी बात की। आप खुद बैतुल माल के सरबराह रह चुके हैं। फवाद साहब ने आज जो फिगर्स शेयर की, 7.4% इन्फ्लेशन रेट है, करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो रहा है, पहले सरप्लस हो गया था, अब $1.9 बिलियन उसमें हो गया है, 14.9%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। ये जो सर इन्फ्लेशन है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सवालात भी जब होते हैं तो लोग व्यूअर्स यही कह रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत मदीना में चीज़ों में की कीमतों में कमी लाई जाए। मैं आपके सवाल को 3 जगह पर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, फूड इन्फ्लेशन 12 कह चुके हैं कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के मुकाबले में कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब कोविड आया था तो उस वक्त अचानक प्रोडक्शंस बंद हो गई थी, डिमांड भी ख़त्म, सप्लाई भी ख़त्म। वैक्सीनेशन आने के बाद इकोनॉमीज़ ने वर्कआउट शुरू कर दिया, चाहे एयरलाइन इंडस्ट्री थी, दुनिया की प्रोडक्शंस, लेकिन डिमांड उससे ज़्यादा जनरेट हुई। यानी पिछले साल अगर तेल तकरीबन $43, ये उनके एक दफ़ा तो ज़ीरो से भी नीचे गया था कि इवन के स्टोरेज कॉस्ट के पैसे लेते हैं। हम अगर मैं पिछले साल का कंपैरिजन करूं, $43 से मूव करके आज $80 पे चला गया, तो अचानक डिमांड जनरेट हुई, तो इंटरनेशनल है। घी की कीमत मैंने कहा कि जी फॉर एग्जांपल आरबीडी पाम ऑयल है, मलेशिया से इंपोर्ट होता है जिससे घी बनता है, वो पिछले $550 मैट्रिक टन पे था, आज $1150 मैट्रिक टन। सो इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि जब हमारी और इकॉनमी ऐसी है, हर चीज़ इकॉनमी, हम दालें बाहर से मंगवाते हैं, घी बाहर से मंगवाते हैं, तेल बाहर से आता है, एवरीथिंग, इवन के टमाटर भी सैकड़े से नीचे मैं उसकी बताता हूँ। अच्छा, अब मैं चीनी और आटे की तरफ आ जाऊँ तो 2 ही ऐसी चीज़ें थी कि इस साल में गवर्नमेंट ने उनकी सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, 180 रुपए से 300 रुपए, ये तकरीबन 70% प्राइस है रॉ मटेरियल में, जिसको चीनी में ट्रांसलेट होना था। जब हमने कहा जी आप 85 रुपए से ऊपर नहीं बेचेंगे, तो वो शुगर माफिया ने अचानक स्टैंड ले लिया, जो कि आज भी गवर्नमेंट फेस कर रही है कि वो 90 रुपए पे बेचने को तैयार नहीं है। इसी तरह अगर आटे पे देखा जाए तो 1300 से आटा 1800 पे गया, प्राइवेट मार्केट ने 1900 परचेज किया। 1900 का आटा गंदम अगर मिलेगी तो 2200 पे आटा बिकना था। सो ये वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बात, इशू ये हुआ हमारा ये था, हम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा दें। हमने ज़रात में ऑब्वियसली हमने जैसे कहा 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा जो है ना ज़रात में लोगों की जेब में आया। इसी तरह हमने उनकी सैलरीज बढ़ा दी, जो हमने डेली वेजेस है वो बढ़ा दी, हमने 10% तनख्वाहें सरकारी मुलाजमिन बढ़ा, तो गवर्नमेंट पुश करती रही। अब इशू ये है कि जो करंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने टर्फ दिया हुआ था। टर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने रीफाइनेंस की फैसिलिटी दी थी, 350 अरब रुपए की तकरीबन एलसीज खुली थी, वो माल आना शुरू हो गया। अब जैसे ही माल आया तो ऑब्वियसली इंपोर्ट, क्योंकि उसकी पेमेंट्स आनी थी, तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आप करंट अकाउंट डेफिसिट, इकोनॉमीज जब ट्रेवल करना शुरू करती है, बढ़ना शुरू करती है, हमें इस साल हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी परफॉर्म करी, ये पहला महीना है, ऑटोमेटिक चीजें थोड़ा बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी इस महीने और अगले महीने में तकरीबन 150 अरब रुपए की एलसी की पेमेंट्स आ रही हैं, जो बाहर से मशीनरी आ रही है। अब उनकी जब पेमेंट्स आएगी, डेफिसिट आएगा। आई होप कि जब ये इंडस्ट्री लग जाएगी तो एक्सपोर्ट, क्या सारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज हैं, ये किसी किस्म लोकल प्रोडक्शन के अवेलेबल नहीं है, ये सारी जब इनकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये एक प्रोसेस है। आपको पहले कुछ झोंकना पड़ेगा आग में लकड़ी, उसके बाद आपको उससे हीट आनी या फिर, लेकिन आप डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब ये नहीं कह सकते, हमने 3 साल अपना हनीमून एंजॉय कर लिया, हमें वी हैव टू पे फॉर इट। हम एक्सपेक्ट करें कि 2022 अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये, आप तो अब लीवरेज दे रहे थे, मैं कह रहा था हम लीवरेज नहीं लेंगे, हम 2022 में परफॉर्म करेंगे और 2023 में इलेक्शन में जाएंगे। अदरवाइज हमारे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं किसी और से ज्यादा, हमने आगे इलेक्शन में जाकर हमने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया है, वसाइल में इजाफा किया है, महंगाई जो इंटरनेशनल फिनोमेना है कोविड की वजह से, और फिर कोविड की चौथी फेज का हमें सामने। अब मेरे लिए बड़े मोहतरम है सेनेटर साहब, मेरे लिए भी बहुत मोहतरम, ठीक है ना, आपने मुझे इनके साथ बिठा दिया, ठीक है। यानी अगले साल तक सुने रिलीफ कैसे मिलेगा, जब आपने बजट में कह दिया कि हमने 26 रुपये पेट्रोल बढ़ाना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, अभी तो 11 रुपये बढ़ी है ना, तो ये और बढ़ेगी। जब ये और बढ़ेगी तो ट्रांसलेट महंगाई में, सॉरी ये बजट में कह दिया, ये इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि हमने, ये फाइनेंस मिनिस्टर का मैं कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ठीक है। उन्होंने आप लेवी की बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम लेवी की बात? उन्होंने नहीं, ये 26 रुपए का 26.5 का वर्ड यूज किया था ना किसी एक टीवी इंटरव्यू में, ठीक है। टीवी इंटरव्यू में जब 26 रुपए तक जाएगा पर लीटर पेट्रोल, जो पेट्रोल 29 जून 2021 को था, जब 29 जून 2022 तक 26 रुपए जाएगा तो बूस्ट हर चीज़ में मिलेगा, हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। अभी हम हुकूमत के मुख्तलिफ लोग कह रहे होते हैं जी इतनी कारें बिक गई, इतने मोटरसाइकिल बिक गए, जो जिसके पास पैसा है ना, वो चीनी अगर उसको 150 रुपए भी मिले तो वो खरीद लेगा, वो सोचेगा ही नहीं।
सोचना उसने है जिसने 5, 10, 15 हज़ार रुपये जैसी इनकम है। यहाँ कहा जाता है सरकारी मुलाजमीन पे बड़ा बोझ है। भाई इनकी जॉब तो है, मिलियंस हैं जिनका कोई काम नहीं है, जो सारा दिन बैठ के ये बटेरे मारते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। घर में 4 अगर लड़के जवान हैं, बेरोज़गारी है, बाप की लिमिटेड इनकम है, उनका सोचें वो क्या होता होगा। यानी चीनी की आपने बात की, विद ड्यू अपॉलॉजी फ्रॉम सेनेटर साहब, माजरत के साथ, सर बताइए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा हम आपको 67 रुपए देते हैं, 67 रुपीज़, इतना बड़ा प्रेस रिलीज निकाला। यूटिलिटी स्टोर वाले, इंडस्ट्रीज वालों ने कहा नहीं जी 63 रुपए हम आपसे लेंगे। अल्टीमेटली उसी महीने 70 रुपए हुकूमत ने खुद खरीदी उसमें, अब तो चली गई ना आगे। यानी ये एक कमोडिटी की प्राइस गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। फिर अगर हम छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो फिर वो सिस्टम नहीं, आ खुला जाएगा। फिर आप छोड़ जिनकी देना। बात कर रहे हैं कि जिनके 4 नहीं, बेटे नहीं, घर में हैं, जिन्होंने फिर वो अफोर्ड कैसे करेंगे? शुगर मिल्स वालों ने कहा ना हम आपको 67 रुपए देते हैं ना, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं उस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। कहाँ यूटिलिटी स्टोर पे आपने 7 अरब रुपए दे दिया। आज आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ शुगर कहाँ मिल रही है। साहब कह रहे हैं मैनेजमेंट थोड़ा की बात। क्लियर कर लूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा ना वो 27 रुपए बढ़ाने वाली फाइनेंस मिनिस्टर जी, वो कह रहे हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास लीवरेज है 30 रुपए तक लीटर बढ़ाने का, पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी लगाने का, जो कि गवर्नमेंट इस वक्त नहीं लगा रही। अच्छा, हम जो इंटरनेशनल प्राइस आती है उसको साथ बैंक करते हैं। अगर इंटरनेशनल प्राइस ब्रेंट की बढ़ जाए तो हम प्राइस बढ़ाते हैं। इस वक्त लेवी 0 है, आप चेक कर लीजिए, नंबर 1। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ये था कि गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगा सकती थी। हमारा इस वक्त सेल्स टैक्स तकरीबन 7.5% है, जो कि हमें कानून इजाजत देता है हम 15% तक पेट्रोलियम पे लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल पेमेंट बहुत ज़्यादा जारी प्राइसेस ऊपर, तो हमें उसको वो नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा हम 30 तक लगा सकते, नहीं लगा रहे। ये क्लियर करो, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने चीनी के बारे में कहा, वो इशू ये था कि उन्होंने कहा हम 67 कर देते हैं या 63 कर देते हैं, आप सेल्स टैक्स विड्रॉ कर लें। हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, हम कैसे? हमने उन्हें कहा आप प्राइस 67 कर दें, लेकिन जो आपने अपने प्रॉफिट के मार्जिन रखे हैं वो आप कम कीजिए। वो प्रॉफिट मार्जिन अपने ज्यादा दिखा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उन्हें कहा जी आप चीनी कितने बनाए, उन्हें कहा जी हम तो 65 से नहीं बचा सकते, हमारा जो प्रॉफिट 3 रुपए होगा, इतना खर्चा, जो खर्चे दिखाए वो बहुत ज्यादा दिखा दिए। हमने कहा नो, यहाँ पे गलती हो रही है, आप बेशक 60 या 63 ना करें, आप इतने कर लें। ये प्राइस मैन्युफैक्चर की बात हो रही थी। अदरवाइज अगर कोई मुझे सस्ता दे तो मैं महंगा क्यों लूंगा? शुगर में मादरत के साथ, शुगर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मसलन आदि काबीना बैठती है, वो कहती है कि शुगर प्राइस इसलिए बढ़ी है कि जी वो हमने फार्मर को पूरा पैसा दिया है, पहले पैसा नहीं मिलता था। बाकी आदि की काबीना कहती है कि शुगर माफिया खा गया जी, ये चूंकि शुगर माफिया होर्डिंग कर रहा है। अगर होर्डिंग हो रही है, अपना क्या एनालिसिस है, वजह क्या है? शुगर माफिया एक्टिव है? सुने पहले जनाब वो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, फिर FIA ने ऑडिट किया, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑडिट हुआ। आपकी और मेरी ओपिनियन रह कहाँ जाती है? अगर मुल्क के अपने इतने बड़े बड़े इदारे इस काम में वो प्रोब नहीं कर सके, हमारी अगेन राय होगी, फाइंडिंग नहीं होगी आपकी और मेरी। मुझसे आप मेरी राय पूछ रहे हैं ना, जिन्होंने फाइंडिंग दी है उसके बावजूद 100 से ऊपर बढ़ गया ना। कीमत क्यों नहीं कम आ रही चीनी की? अच्छा, मैं 2 तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, सपोर्ट प्राइस बढ़ गई 300 रुपए, वो तो खत्म हो गया। दूसरा ये है कि चीनी एक बहुत बड़ा माफिया है, इतना स्ट्रॉन्ग माफिया कि ये गवर्नमेंट में भी मौजूद होता है, ऑपोजिशन में मौजूद, हर शेप में। इसका किसी नाम नहीं दे सकते, दे आर वेरी पावरफुल। और पिछले कहते नहीं 70-80 साल से उस मुल्क को लीड करते रहे। अगर आपको शायद याद हो कि पाकिस्तान में सबसे अमीर आदमी कहाँ पे होते हैं? वो शुगर में होते हैं। वो किसी की बात नहीं सुन सकते। आज गवर्नमेंट कह रही है जी आप 85 बेचे, वो कहे जी 90 से नीचे वारे नहीं करता, मैं नहीं बेचूंगा, मैं शुगर मिल बंद कर दूंगा। हमारे पास क्या अथॉरिटी? सबको जेल में डाल दे। सी गवर्नमेंट के पास जो अपने लेवरेज है वो भी एक लिमिटेड नंबर तक होते हैं। हमने कहीं कन्विंस करना है और कहीं प्रेशराइज करना है, और उस जगह पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने आके कम से कम इन पे हाथ तो डाला है कि आज मीडिया में बैठ के ये अप्रिशिएबल बात है कि हाथ डाला है। मेरा सवाल था नताइज कब आएंगे? अनवर साहब याद रखिएगा कि आप और मैं कम से कम आज ये तो कह सकते हैं कि ये बुरे हैं। हम आज उनको कम से कम बुरा तो जान रहे हैं ना, हम उनके नाम लेते हैं जी फलाना भी शुगर मिल वाला, फलाना भी शुगर मिल वाला, उसने भी चोरी की। इससे पहले कभी किसी को कहते सुना था? सो अब अगला टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू ये कि वो प्राइस हमारे पे कब आएंगे। सो गवर्नमेंट FIA के
थ्रू भी बात कर रही है, गवर्नमेंट SCCP के थ्रू भी बात कर रही है, FVR भी बात कर रहा है कि टैक्सेस को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन वो जो एक वो फाइन लाइनिंग है ना, उसको ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि मार्केट फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम 90 रुपए से नहीं बेचते, हमारा बिजली का खर्चा जो 10 रुपए आ रहा है, हम कहते हैं यार 10 नहीं आ रहा, तुम्हारा इतना आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो बंदे 500 मुलाजमीन है, हम कहते हैं ये 100 मुलाजमीन की तनख्वाह लगाओ। इट्स अ टेक्निकल इशू दैट नीड्स टू बी डेल्ट, बट आप अप्रिशिएट कीजिए कि आपकी गवर्नमेंट इन इशूज के ऊपर हाथ डाल रही है और इंशाल्लाह एक मंतकी के अंजाम तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। टुवर्ड्स द एंड मैं चाहूंगा, शुगर पे तो बात हो गई, कोविड-19 की 4th वेव है, शुगर पे तो बात हो गई। शुगर की अगर ये प्रॉब्लम है जो काबीना में बताई जाती है, तो आटे में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आटे वाले तो माफिया नहीं थे। पिछले साल इसी गवर्नमेंट ने AC DC तहसीलदार के जरिए ज़बरदस्ती हमारी गंदम छीनी। सेनेटर साहब जानते हैं इस चीज़ को, कोई ट्राली रोड पे नहीं जा सकती थी। फिर क्यों आटा शार्ट हो गया, क्यों महंगा हो गया आटा? चलो शुगर तो माफिया आ गया। आपका नुकता ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर मैनेजमेंट से मामला बेहतर हो सकते हैं, सप्लाई लाइन बेहतर हो सकती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राचा साहब के आज भी आटे का थैला पंजाब में 1100 रुपए का बिक रहा है, यकीनन इस्लामाबाद में नहीं होगा, मैं सिर्फ सादकाबाद से लेके इस वक्त आपको पिंडी तक कह सकता हूँ 1100 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला बिक रहा है, 2200 रुपए मन के हिसाब से। 1900 रुपए की गंदम में 2200 रुपए का आटा, ये महंगा नहीं है, दिस इज द वे इट इज, और ये ऐसा ही रहेगा। अब इसको आप किसी भी एंगल से देख लें, यस यहां से ट्रैवल करके पेशावर चला जाए, यहां से आप उसको क्वेटा ट्रैवलिंग कॉस्ट डालें, वो एक अलग इशू है। पंजाब में और इंटीरियर सिंध में आटा आज भी 1100 रुपया थैला है। ये सिर्फ एक वो सियासी नारा बन जाता है, आटा घी चीनी ताल, आटा घी चीनी, तो वो जो शाम को रोजाना 7 से 11 ऑपोजिशन एक लेके आती, किसी भी टॉक शो बैठ जाए, सबसे पहले आटा घी चीनी दवाई आटा घी, वो उस पर्टिकुलर जबान में ना लोग आटा कह जाते हैं। आटा महंगा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं 1100 रुपए 20 किलो का मुझे तो फिर बड़ी हमदर्दी हो रही है समी साहब से, जिसको फूड मिनिस्टर हटा दिया गया। मुझे फूड के डायरेक्टर पिछले साल की बात करें सर, तो मैं पिछले साल की तो बात कर रहा था। इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं, इस वक्त जो आज पूरा साल जो लूटा गया, कमाल कर रहे हैं आप। पूरा साल किसने पैसे खाए आटा के नाम पे? पूरे साल तो सपोर्ट प्राइस भी कम थी, पूरा एक साल। कलंदर लोधी अभी फारिग किया, कलंदर लोधी बैठा हुआ था, जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब कोविड की जो बात है, देखें हम सारे इधर बैठे हैं, कोविड पे एहतियात करनी चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए। ये जो नया वेरिएंट है डेल्टा है भारत का, जो पूरी दुनिया में आज मसलन टर्की में क्या हुआ, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जो आएगा 200 यूरो पर नाइट वो क्वारंटाइन करेगा। आधे पाकिस्तानी फंस गए वहाँ पर। ये सिर्फ ये नहीं कि जो बीमारी मसला है, जो ट्रैवल कर रहे हैं और 9 मिलियन पाकिस्तानी बाहर जो काउंटेड हैं, बाकी भी होंगे, उनका भी मसला ये बनता है कि इधर से जो खबर जाती है उसकी बुनियाद पर फिर उन्हें डिटेन किया, क्वारंटाइन किया जाता है या तलाशी ली जाती है, या जो भी है। तो बेसिकली तो मैसेजिंग यहाँ से अच्छी जानी चाहिए। और यकीन करें, बड़े अफसोस की बात है, मैं शादी पे गया, ठीक है, SOP साहब गए थे, बड़ी शादी थी, मैंने तो मास्क लगाया हुआ था, मुझे शर्म आ रही थी। क्या आपने सिर्फ मास्क लगाया? ये वैसे हमारे जो समाजी रवैये है उनमें तब्दीली भी आनी चाहिए। मैं नहीं था, चंद लोगों ने मास्क लगाया हुआ था और हम छुपे साइड पे बैठे। आपसे कह रहा हूं, बहुत से लोग समझ लो कि शायद खुदा न खास्ता आपको शायद बीमारी है, बाकी तंदुरुस्त है। ये खुदा के लिए मेरी सबसे अपील है, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कह रहा हूँ कि कम अज कम जो हुकूमत कह रही है, जो असद उमर साहब कहते हैं, जो NCOC कहती है, कम अज कम इतना तो हो कि मास्क से क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने एक फैशन बना रहे कि नहीं जी हमने, वो कहते हैं कि एक फटीक भी हो जाती है लोगों को SOPs को फॉलो करते करते, और इंटरनेशनल ये फिनोमेना भी है। आप हैरानी की बात देखें कि CM ने जब कहा ना कि सिम बंद हो जाएगी, तो अचानक फुल रश लग गया। सिर्फ एक मोबाइल बंद होना, यानी जान से ज्यादा मोबाइल का ये खास है। इस मतलब थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करना है। और एनकरेजिंग फिगर से ये है कि आज इस वक्त हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन फालतू पड़ी है आज के दिन, और अगले को 10 दिन में चाइना से 2 करोड़ 30 लाख, चाइना और अमेरिका दोनों से मिला के 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन, 3.5 करोड़ का स्टॉक हमारे पास फालतू है। और हमारी कैपेसिटी डेली में जितना पुश कर रहे हैं, 9 लाख 9.5 लाख डेली से ऊपर नहीं जा पा रहे, लोग नहीं आ रहे। कहीं किसी सूबे में कोई इशू हो सकता है, मैं उसको पॉलिटिकल बात नहीं करना साहब ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद में तो 50% आबादी ने एक मतलब सिंगल डोज लगवा ली। सो ये लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ आना पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट इतना बड़ा महंगा टास्क लेके बैठी है और इतनी वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर रही है, उसको कम से कम आइए सेंटर्स पे वैक्सीनिंग कराइए। और कई लोग ऐसे हैं जो पहला सिर्फ उन्होंने करवा लिया, वो सर्टिफिकेट का वो कागज लेने के लिए, दूसरी जैब लगवाने के लिए नहीं आ रहे,
किसी ने उनको बावर करा दिया कि जो दूसरा जो टीका है जो 21 दिन बाद लगना है वो शायद जरूरत नहीं है, वो स्किप करना शुरू हो गए। दिस इज वेरी रॉन्ग। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है वो तो दूसरी जैब के बाद मिलता वो है। पहले के बाद अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेके लेते हैं कि हमारा नादरा में नाम आ गया है। सम हाउ दे फील है कि उन्होंने कहीं जज्बात में करा दिया होगा, जिससे उनको नौकरी में या रेस्टोरेंट में जाने में आज़ादी मिल गई, वो दूसरे जो उन्होंने टीका स्किप करना शुरू कर दिए। बहुत बड़ी आबादी जो 3 हफ्ते स्किप कर चुकी है। सो इसको सीरियस लेने की जरूरत है। आपकी गवर्नमेंट प्राइम सिंध मिनिस्टर हुकूमत और वफाक को भी बेहतर आपस में बेहतर इश्तराक के अमल हो जाए। जी हमारा सिर्फ सिंध how to tackle, के साथ COVID। कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू था कि सिंध जो है ना इस वक्त जो है ना वो अपनी वैक्सीनेशन की ना ड्राइव को बढ़ा नहीं पा रहा। अभी परसों आप साहब को मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं हमें तो पता नहीं कराची में लाख लाख लोगों को परसों रात की इंजेक्शन फिगर लग रहे हैं। 1,70,000 की पूरे सिंध की कैपेसिटी 1,70,000 मैक्सिमम अगर कोई गई है वो यहाँ तक गई है। और इस वक्त उनके पास 12 दिन का स्टॉक एक्सेस पड़ा हुआ है। अगले 10-15 दिन में उनके पास स्टॉक फिर वो 1 महीने का रिकूप हो जाएगा। सो आई थिंक हर सूबे अपने पंजाब में इस वक्त 6 लाख तक जा रही है, 6-6.5 लाख डेली पे जा रही है। सो दे नीड टू पुश अ लॉट बजाय लॉकडाउन वाली साइड पे जाने के। वो अगर इस पे सोचना शुरू करे वैक्सीनेशन पे और एसओपीज पे। एसओपी अमल कराना बहुत आसान है, लेकिन अगर सहल पसंदी ना हो, वो कहते हैं ना लॉकडाउन कर दो बंद कर दो, नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लोगों को जाएं, वैक्सीनेशन चेक करें, उनके सर्टिफिकेट चेक करें, एसओपी अमल कराएं और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए सियासत से हट के ये जाने बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुल्क बड़ा जरूरी है और हमें इस तकलीफ से बाहर निकलना ही निकलना है अगर हमें कौम बन के बाहर आना है। सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पाशा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। व्यूअर्स, हमने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की, छोटा सा वक्फा लेके वक्फे के बाद आएंगे तो एजे के इलेक्शंस के हवाले से आज अब चूँकि वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर उन्हें कामयाबी मिली, सबकत मिली। कल जो कायदे ऐवान है उसका इलेक्शन होने जा रहा है, तो इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी की तरफ अब मामलात बढ़ रहे हैं। इस हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे और आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या एसएमएस के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. अब खसारा बस उदारा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, 25 जुलाई के नताइज सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी जमात बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें हासिल की, उनके 12 नशिस्तें उन्होंने हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 7 नशिस्तें हासिल की, 6 उन्होंने जनरल की, 1 नशिस्त उनको मिली रिजर्व सीट जो विमेन के लिए है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ और हमने देखा कि स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक साहब 32 वोट लेकर वो मुंतखब हुए। उन्होंने फिर अपना हल्फ लिया। ये तमाम मेंबरान जो न्यूली इलेक्टेड थे उनकी पहले हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN के मेंबरान लेजिस्लेटिव असम्बली आज़ाद कश्मीर मौजूद थे। उन्होंने अपने रुकनीत का हल्फ उठाया। फिर उसके बाद इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, अनवारुल हक साहब स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जबकि रियाज गुज्जर साहब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हैं। उन्होंने भी 32 वोट हासिल किए। PMLN और पीपल्स पार्टी के मुतफ़िका उम्मीदवार आए थे, फैसल राठौर साहब, उनको 15 वोट मिले, इसलिए नून लीग की खातून थी निसारा अब्बासी साहबा, उनको भी 15 वोट मिले। अब अगले जो सबसे अहम मरहला है जिसपे सबकी नज़रें मरकूज़ हैं कि आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा। मुख्तलिफ नाम मीडिया मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। इस हवाले से पूरे इलेक्शन और जो ये प्रोसेस हो रहा है इस पर गुफ्तगू करेंगे। अफजल भट्ट साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माहिर उमूर कश्मीर हैं, खुद कश्मीरी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजल भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर जी। बताइएगा, ये इलेक्शन हो गया, आज जो कानून साज असम्बली उसका पहला इजलास था, अनवारुल हक साहब स्पीकर बन गए, रियाज गुज्जर साहब डिप्टी स्पीकर बन गए, PMLN और पीपल्स पार्टी ने इश्तराक किया। जो उनकी मेंबरान की तादाद है उस हद तक तो उनको वोट नहीं पड़े, तो अफजल भट्ट साहब इसकी क्या वजह बनी? पहली बात तो ये है कि मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से एक दो चीजों की वजाहत जरूर करना चाहूंगा। जी जी। क्योंकि आप जानते हैं कि आजाद शरीफ की इंतखाबी मुहिम में पारा बहुत ऊपर चला गया था जी। और दोनों तरफ से इल्जामात की भरमार थी
और यूं लगता था कि जैसे हुकूमत साजिश तक ये मामला इसी तरह इल्जाम तराशी की नजर होता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब खवातीन की 5 नशिस्तों के इंतखाब का वक्त था तो आजाद शिविर की तीनों मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ने नहायत मेच्योरिटी का सबूत दिया ठीक है। और इन्होंने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, वोट खरीदने की कोशिश नहीं की और किसी पे इल्जाम तराशी नहीं की, और जिस रेशो से इनका जो तनासब बनता था उन्होंने उस हिसाब से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए और दीगर नॉमिनेशन पेपर वापस दे दिए और 5 के 5 जो खवातीन थी वो मुंतखब हो गई। ठीक। और ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए खुशी की खबर होगी कि इस 5 में से कोई भी जो है वो कोई सरमायादार नहीं है। इसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मुंतखब हुई है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मुंतखब हुई है, जो मुस्लिम लीग नून की निसारा बासी मुंतखब हुई है, वो एक आम पॉलिटिकल वर्कर है। ठीक। आम तौर पे तासर ये दिया जा रहा था कि शायद रिजर्व सीट्स में एटीएम मशीनें बड़ी तादाद में असेंबली में आएंगी जो यहाँ सरमाया लेकर बैठी हुई थी। लेकिन मैं तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस हवाले से खराज तस्लीम जरूर पेश करूंगा कि उन्होंने रिजर्व सीट में कोई एटीएम मशीन नहीं लाई, क्योंकि 3 सीटें जो उलमाओ मसाइल की थी, एक टेक्नोक्रेट की थी और एक ओवरसीज की, ये तीनों पीटीआई के हिस्से में आई है। ठीक। तो ओवरसीज के मेंबर मुंतखब हुए हैं। आमतौर पर तासर ये होता है कि जो बड़ा बैंक बैलेंस लेकर आएगा, जो अमेरिका का बड़ा बिजनेसमैन होगा, जो बरतानिया का बड़ा बिजनेसमैन होगा, ओवरसीज की नशिस्त, ओवरसीज पाकिस्तानी की नशिस्त, ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त उसे दी जाएगी जी। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के जो इकबाल साहब मुंतखब हुए हैं ये बुनियादी वर्कर थे, पहला मेंबर थे। अगर कहा जाए कि तहरीक इंसाफ जब बनी, इमरान खान साहब ने बनाई, तो आजाद शिविर में पहले मेंबर ये इकबाल साहब थे, जिनको आज 22 वर्ष बाद इसका सिला मिला और वो असेंबली में पहुंच गए। इसी तरह जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त में मुंतखब हुए हैं रफीक नैयर साहब, ये 1990 की असेंबली के भी मेंबर थे, उस वक्त से पॉलिटिकल वर्कर थे और जब से आजाद शिविर में तहरीक इंसाफ बनी, ये तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे और आज तहरीक इंसाफ ने कामयाब होकर उन्हें भी ये सीट दे दी। तो ये तो अफजल भट्ट साहब आप बहुत अच्छा आपने बयान किया और अच्छा किया आपने सियाको सबक साथ बताया, लेकिन यहाँ तो ये बात थी कि वहां बड़ा पैसों का रेल पेल चला इलेक्शंस में। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जाहिर है कि इल्जाम तराशी होती है। ठीक। और उसी को देखते हुए अमूमी तासर ये था कि तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो रिजर्व सीटें पर सेल करेंगी, ताकि ये पैसा कमाने का सीजन भी होता है जो कमाना चाहे। ये तो हो गया। लेकिन ये तीनों जमातों ने इंतहाई, मैं समझता हूँ, अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, जिससे पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इनकर्ज हुआ है। ओके, अब ये बताएगा कि जो ये तो आपने अहम नुक्ता बता दिया, वजीर आजम कौन बनने जा रहा है और फैसला कब होगा? कल हो रहा है ना इंतखाब कायदे ऐवान का, तो कल इसका फैसला होगा। उसमें भी बड़ा क्लिफ हैंगर लोग कहते हैं बन रहा है और ये जो मीडिया में नाम, मार्केट में नाम गर्दिश कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा या कोई डार्क हॉर्स? जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से जिन लोगों की मुलाकात हुई थी उनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब थे, सरदार तनवीर इलियास साहब थे और अजहर सादिक साहब हैं डोडियाल से, जो पहली दफा रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं और उनका नाम दोनों बड़े में ख्वाजा फारूक साहब भी थे। तनवीर इलियास साहब का और बैरिस्टर साहब के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अजहर सादिक साहब के बारे में कम लोग जानते हैं, ख्वाजा फारूक साहब के बारे में कम लोग जानते हैं। उनके बारे में मैं जरूर रोशनी डालूंगा, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात के लिए बुलाया था। अजहर सादिक साहब डुडियाल के रहने वाले हैं, साबिक सीनियर वजीर चौधरी यूसुफ साहब उनके ताया थे और जाट ट्राइब से एक बड़ा घराना है इनका और बरतानिया में इनकी बड़ी फॉलोइंग है। और अमूमी तौर पर यह तासर दिया जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर यंग लार्ड में से किसको लिया कि जो अगले 20-25 साल पीटीआई को सर्व कर सके, तो उसमें अजहर सादिक साहब का नाम आ सकता है। अच्छा, अब आगे दूसरी तरफ ख्वाजा फारूक साहब की तरफ जो मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और जो 1975 में पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे आजाद कश्मीर की में, ख्वाजा फारूक साहब वाहिद आदमी है असेंबली में जो उस असेंबली में भी मेंबर इलेक्ट हुए थे। बाकी पूरी असेंबली में से कोई एमएलए अब मौजूद नहीं है जो 1975 में मुंतखब हुआ था। तो एक तो उनका ये एजाज है ख्वाजा फारूक साहब का। दूसरा, आमतौर पर हुकूमत साजी के मरहले पे देखा जाता है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कौन करेगा जी। और ख्वाजा फारूक साहब क्योंकि कश्मीरी स्पीकर नहीं है,
और कश्मीरी जो पार के कश्मीरी हैं उनके साथ अब भी इस फैमिली के बड़े गहरे रवाबत है। इसलिए आम लोग ये समझते हैं क्योंकि 5 अगस्त के बाद इंडिया ने जिस तरह मकबूजा कश्मीर पर धावा बोला और उस पर कब्जा किया, शायद इमरान खान साहब एक कश्मीरी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर उधर से पैगाम देना चाहते हैं कि भाई इंडिया ने तो आप पे कब्जा किया है, लेकिन हमने पूरा पाकिस्तान पूरा कश्मीर आपके हवाले कर दिया। एक अमूमी हासिल आपके पास खबर क्या है सर, अंदर की खबर बताए, कौन बनेगा वजीर आजम? सहाफियाना इस्तिखारा क्या कहता है आपका? देखिए आज एक खबर गर्दिश कर रही है कि दोपहर को एक खबर जब स्पीकर का इंतखाब हुआ, उस स्पीकर के इंतखाब से के साथ ही ये खबर भी आ गई कि ख्वाजा फरूख साहब को नामजद कर दिया गया है। अच्छा, इसके हवाले से सरदार तनवीर लियाज साहब ने रिएक्ट भी किया, ठीक है, और फिर तनवीर लियाज साहब को अब इस्लामाबाद तलब भी कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब नहीं होंगे तो फिर तनवीर लियाज साहब भी नहीं होंगे, फिर अजहर सादिक साहब और ख्वाजा फरूख साहब में से कोई मेंबर होगा। इसके अलावा जिन्होंने एक और मुजफ्फराबाद के नौजवान एमएलए हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजा फरूक हैदर खान को 12-13 हजार वोटों से शिकस्त दी है, वो दीवान चौथाई है। अच्छा, जिनका पूरा हल्का जो है वो ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। चल ये तो अब ये जरा अपोजिशन की खबर दे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, आपको लगता है क्योंकि राजा फारूक हैदर साहब ने तो बड़े संगीन इल्जाम आयद किए थे और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आज मैं देख रहा था असम्बली में उनके अरकान मौजूद थे, सरदार याकूब साहब को देख रहा था जो साबिक सदर हैं, राजा फारूक हैदर साहब खुद मौजूद थे। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन एक तगड़ी ऑपोजिशन होगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा? देखिए मेरा ख्याल है कि शायद इतनी स्ट्रॉन्ग असम्बली कभी मार्ग वजूद में आई ना हो जिसमें साबिक 4 प्राइम मिनिस्टर अब इस पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। जी, 4 साबिक वज़ीर आज़म, जी साबिक 4 वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जिसमें राजा फरूक हैदर साहब भी है, लेकिन कल वो साबिक हो जाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इसमें मौजूद हैं, सरदार याकूब खान मौजूद हैं, सरदार अतीक अहमद खान साहब मौजूद हैं। इसी तरह 4 साबिक वज़ीर आज़म के साथ ज्यादा इस असेंबली के मेंबर हैं। इसी तरह 2 साबिक स्पीकर जो है वो इस असेंबली के मेंबर हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, और शायद इसीलिए तहरीक इंसाफ अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकी। उनकी ख्वाहिश है कि पूरी पार्टी का कंसेंसस हो जाए और फिर वो किसी वज़ीर आज़म का नाम पुट करे। 5 अगस्त दोबारा आ रही है और 5 अगस्त 2019 को भारत ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक इंतहाई गैर आइनी यकतरफा इकदाम उठाया था और पूरा पाकिस्तान और कश्मीरी, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में बसते हों या मकबूजा वादी में हो या बैरून मुल्क हो, कश्मीरी डायस्पोरा इसको यौम इस्तेहसाल के तौर पे मना रहे हैं। क्या पैगाम जाना चाहिए मुजफ्फराबाद से, लेजिस्लेटिव असम्बली से, जो कि बेस कैंप समझा जाता है जदोजहद आज़ादी का? क्या कहेंगे अफजल भट्ट साहब? देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि 5 अगस्त का एक ऐसा दिन है कि जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, तहरीक इंसाफ को, कि उस दिन वो इलेक्शन को भूल जाए। यस, 5 अगस्त के दिन वो इलेक्शन की तलखियों को फरामोश कर दे। 5 अगस्त को सिर्फ ये देखे कि हमारा एक ही अपोनेंट है, वो हिंदुस्तान है, हमारा एक ही दुश्मन है जो इंडिया है, जिसने हमारे मकबूजा कश्मीर में लोगों पर समझने के कर्फ्यू तो एक छोटी चीज है, उन्हें घाटी में बंद कर रखा है, जहां इंटरनेट पर पाबंदी है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी है, जहां प्रिंट मीडिया पर पाबंदी है, जहां उनके बागात, सेबों के बागात उजाड़ दिए गए हैं, कश्मीरियों के कारोबार को तबाह कर दिया गया है, ताकि वाशी तौर पर इस कदर उनको तबाह कर दिया जाए कि वो तहरीक आजादी के लिए। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया अफजल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आप ट्रैवल कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद, आपने अपना तजिया शेयर किया और आपने बड़े अच्छी रोशनी डाली जो इस वक्त वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ के व्यूअर्स। आज का शो था, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।